Good morning, students. Here is the part 4, final part for the principles of management. We have gone through the 11 principles till date. Now, the last third one. 12th number principle is stability of tenure of personnel. Means कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता. The management must provide the feeling of job security among the employees. Time is required for an employee to get used to new work and succeed in doing it well. Means किसी भी कर्मचारी को या किसी भी व्यक्ति को जब हम अपने संगठन में स्थान प्रदान करते हैं, एक पद प्रदान करते हैं, तो उसे उस पद पर बनाए रखने के लिए एक समय, निश्चित समय दिया जाना चाहिए जिससे कि वो अपने आप को प्रूव कर सकें. अगर हम जल्दी जल्दी उसे बदलेंगे, चेंज करेंगे, काम के टारगेट्स देंगे, तो वो न तो वो काम को समझ पाएगा और हमारे साधन की और समय की दोनों की ही बर्बादी तय है. एग्जाम्पल, अगर किसी स्कूल के अंदर पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के लिए हर 2 महीने 3 महीने में फैकल्टीज़ चेंज होती जाए, तो क्या आपको लगता है इससे रिजल्ट्स मिल पाएंगे? नहीं. फैकल्टीज़ को स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है. तो उसी तरीके से किसी भी कर्मचारी को उसके लिए एक निश्चित कार्य समय पर निश्चित समय के लिए उसकी नियुक्ति की जानी चाहिए. इस सिद्धांत के अनुसार एक कार्य पर कर्मचारियों की नियुक्ति कम से कम एक निश्चित समय के लिए की जाए. कर्मचारियों के अधिक बदलाव से यहाँ तात्पर्य है कर्मचारियों के कार्य को छोड़ के जाने की दर. किसी कर्मचारी को निकालेंगे, फिर वो नया आएगा, फिर उसे भी निकाल देंगे, फिर नया आएगा, इसे बदलाव कहेंगे. से सामंजस्य और कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है. वह व्यक्ति काम पे अच्छे से पूरी तरीके से ध्यान भी नहीं दे पाएगा. इसके क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी लेवल. कार्यकुशलता में वृद्धि होती है. अगर किसी कर्मचारी को पता चल जाए कि मैं अगले 2 सालों तक यहीं बने रहने वाला हूँ और काम को अगर बहुत अच्छे से करूँगा, संगठन को मुझसे ज़्यादा सफलता मिलेगी, तो यहाँ पे मैं परमानेंट भी हो सकता हूँ और मेरे ज़्यादा बढ़ोतरी के आसार हैं, तो ऑब्वियसली वो और भी ज़्यादा अपना 100% देने की कोशिश करेगा और वहीं बने रहने की कोशिश करेगा. सेकेंड पॉजिटिव इफेक्ट, नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज. बहुत जल्दी जल्दी बदलाव नहीं होते हैं तो चीज़ें स्थिर होने लगती हैं, अपने आप को अडेप्ट करने लगती हैं, तो रिसोर्सेज भी कम से कम वेस्ट होंगे और बार बार ये जो रिक्रूटमेंट, पर्सोनेल और भर्ती में जो टाइम लगता है वो टाइम भी वेस्टेज नहीं होगा. ये बच जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का टाइम, और इस बचे हुए टाइम की वैल्यू तो आप सब अच्छे से जानते ही हैं. ये बचा हुआ टाइम लगा सकते हैं प्लान्स में, प्रोसीजर्स में. अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाए तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं? फर्स्ट, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन लर्निंग न्यू जॉब. जब हम किसी पुराने पर्सन को हटा करके किसी नए व्यक्ति को लगा देंगे तो 15-20 दिन तो उसको उस काम को सीखने में लग जाएंगे. फिर काम सीखने के अंदर में कई सारे रिसोर्सेज, ऑब्वियसली टाइम इज़ ऑल्सो रिसोर्स, कुछ मटेरियल भी वेस्ट होगा. हो सकता है उसको काम सीखने के अंदर में दिक्कत आ रही हो, उसको 15-20 दिन काम सेट होने में लगते हैं और जैसे वो काम को समझने लगता है और मैनेजमेंट उससे फिर से बदली कर देता है कि तुम तो काम बहुत धीरे धीरे सीखते हो. तो इस तरीके से रिसोर्सेज का वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है. सेकेंड कॉन्सिक्वेंस में भी फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन. एक तनाव, एक असंतोष की उत्पन्नता होती है अगर बार बार निकाला जाता है. अगर किसी कर्मचारी को तुरंत हर 2-2, 3-3 महीने में जगह जॉब चेंज करना पड़ रहा होता है तो उसके दिमाग में एक असंतोष जन्म ले लेता है. उसे लगता है मुझे तो यहाँ से कभी भी निकाल के फेंका जा सकता है. लेकिन पद कार्यस्थल पर स्थिरता बने रहने से यह असंतोष संतोष में बदल जाता है. तो ये था हमारा 12th प्रिंसिपल. नाउ कम अपॉन 13th प्रिंसिपल, पहल क्षमता का सिद्धांत. इसको बताने से पहले मैं आप सब लोगों को, जो लोग मुझे असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि वो लोग इसमें इनिशिएटिव दिखा रहे हैं. हम लोग जो आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये कोरोना महामारी के समय का एक बहुत अच्छा प्रयास है जिसमें हम लोगों ने उठाया आपकी पढ़ाई को नुकसान नहीं पहुँचाते हुए. तो 13th प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव, पहल क्षमता का सिद्धांत. द एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्लान. अगर कर्मचारियों को भी कोई भी डिसीजन लेते समय, प्लानिंग करते समय अगर उन्हें भी साथ में ले लिया जाए तो वो अपनी जी जान लगा देते हैं उस ऑब्जेक्टिव को पाने में, उस काम को समय पर पूरा कर देने के लिए. संगठन के कर्मचारियों को योजना निर्माण करने के अवसर प्रदान करना चाहिए. इससे न केवल नए विचारों का सृजन होता है बल्कि अधीनस्थों में संतुष्टि की भावना भी पनपती है. जैसे कि अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट
अपने अधीनस्थों को साथ में लेकर के बोले कि हमें ये काम इस समय तक पूरा करना है, क्या आप अपने कुछ आइडियाज़ दे सकते हैं इस काम को कैसे किया जा सकता है। तो संगठन का प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक व्यक्ति ये सोचेगा कि मेरे आइडिया से अगर संगठन को फ़ायदा पहुंचता है तो सब अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, और जो व्यक्ति अपना आइडिया देगा ऑब्वियसली उसके एग्जीक्यूशन में भी वो पूरी जी जान लगा देगा। तो इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं? डेवलप्स फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक अपनेपन की भावना का जन्म होता है। कर्मचारी को लगने लगता है कि मैं भी इसी संगठन का हिस्सा हूँ और मैं इसी का ही भागीदार होते हुए इसमें पूरा पूरा अपना सहयोग दूंगा। सेकेंड, एम्प्लॉयज़ अचीव द टारगेट ऑन टाइम इफ़ दे आर इंडल्ज, अगर उन्हें शामिल किया जाएगा तो वह उस काम को और भी ज़्यादा समय पे पूरा कर पाएंगे। ऐसी एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मैंने आज सुबह सुबह अपनी बेटी को कहा कि बेटा आज 11 बजे हम लोग कुछ क्राफ्ट का आइटम बनाते हैं, लेकिन उससे पहले ये सारे घर के काम कैसे पॉसिबल हो पाएंगे, एक टाइम टेबल बना के हम लोग काम शुरू करें। और उसने मुझे फटाफट से एक टाइम टेबल बना के दे दिया जिसमें हमने 1 घंटे के अंदर में पूरे घर के काम कंप्लीट कर लिए। सिर्फ ये है कि हम उसको कैसे पूरा करें, इसका सहयोग अगर हम दूसरों से अपेक्षित रखते हैं तो वो लोग भी अपना पूरा अपना सहयोग प्रदान करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस, इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करने का क्या दुष्परिणाम हो सकता है? अगर हम एम्प्लॉयज़ को सिर्फ ऑर्डर ही देते रहें कि तुम्हें ये काम इतनी बजे तक कंप्लीट करना है, आपको ये कंप्लीट करना है, ये काम करना है, सिर्फ ऑर्डर देते रहे और उनसे उनके आइडियाज़ को फॉलो नहीं करें, माने नहीं, तो इसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है एम्प्लॉयज़ विल नॉट वर्क ऑन बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, वो अपने कार्य क्षमता के पूर्ण स्तर का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ऑर्डर आ रहा है, उससे ऑर्डर की पालना ही तो करनी है, फिर चाहे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो चाहे ना हो। सेकेंड कॉन्सिक्वेंस में बी डीमोटिवेशन अमंग एम्प्लॉयज़, इससे कर्मचारियों में एक असंतोष की भावना का उत्पन्न होता है। उनको लगता है कि बस मैनेजमेंट सिर्फ अपनी अपनी चलाता है, हमारी तो सुनता ही नहीं है। कार्यस्थल पर किस किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, इसका सामना हमें करना पड़ता है, लेकिन मैनेजमेंट को तो सिर्फ पॉलिसीज़ थ्रो करनी होती है, रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो इस तरह की किसी भी डीमोटिवेशन की भावना का जन्म हो सकता है अगर इस प्रिंसिपल का फॉलो नहीं किया जाए तो। The last principle given by Henry Fayol is Aspirate de Corps. Corps means cooperation. Principle of cooperation. सहयोग की भावना का सिद्धांत। ऑब्वियसली जब सब मिलजुल के कोई काम करते हैं ना तो वो उसके रिजल्ट्स ज़्यादा बेटर आते हैं बजाय किसी अकेले के काम कर लेने से। कहते भी है ना, असली मज़ा सबके साथ आता है। हार्मनी, टीम वर्क and union among the employees is a great strength is a concern. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए संगठन ही शक्ति है। कार्य संगठन से ज़्यादा सफल हो पाता है। There must be I replace with the we. वहाँ पर मैं की भावना नहीं होकर के हम की भावना होनी चाहिए। कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स में ये नहीं लिखा होता है कि मैंने ये प्रॉफिट्स अचीव किए हैं, ये चीज़ हमने कर दिखाई है। एक अच्छे लीडर, एक अच्छे मैनेजर की ये खूबी होती है, ये उसकी विशेषता होती है कि वो आई नहीं यूज़ करता है, वो वी यूज़ करता है। यस, हम ये करके दिखाएंगे। मैनेजर शुड स्ट्राइव टू मेंटेन कोऑपरेशन अमंग एम्प्लॉयज़, हमें ये काम मिल के करके दिखाना है। फिर वो भली काम 4 दूसरे लोगों से करवाए, लेकिन वहाँ पे हम लगा देने से फीलिंग आती है कि इसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी इस मिशन का हिस्सा हूँ। किसी संगठन की सफलता कर्मचारियों के परस्पर सहयोग की भावना पर निर्भर करती है। यह सिद्धांत एकता ही शक्ति है पर आधारित है। पॉजिटिव इफेक्ट्स में भी डेवलप टीम स्पिरिट, इससे एक टीम भावना का, एक समूह भावना का विकास होता है। और अचीवमेंट्स ऑफ ग्रुप गोल, जब सब मिलके उस काम को करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा और हमें उसमें सफलता निश्चित रूप से हासिल होगी। इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करने के क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं? टीम गोल में नॉट बी अचीव्ड, अगर सिर्फ अकेले अकेले की भावना रहेगी कि मैं अकेला कर लूँ, अगर मोदी जी सोचे कोरोना के इस कार्यकाल के अंदर में सिर्फ मैं अकेला कर सकता हूँ उस काम को, तो ये बिल्कुल संभव नहीं हो पाता। दैट्स वाई वी ऑल थैंक्स टू कोरोना वॉरियर्स। देन नो टीम स्पिरिट एंड मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअलिज्म, जब कोई टीम भावना ही नहीं होगी तो टीम स्पिरिट भी नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन पड़ेगा किसी एक इंडिविजुअल पर जो अपनी अपनी चलाने की कोशिश कर रहा है, जो मैनेजमेंट में टॉप पे बैठा है, जिसने सबको साथ नहीं लेने का सोचा है। तो इस तरीके से सहयोग की भावना, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन डेवलप्स द टीम स्पिरिट एंड हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। तो ये थे हमारे हेनरी फेयोल के द्वारा दिए गए 14 प्रिंसिपल्स। इसका एक शॉर्टकट है जिससे आप नोट कर लीजिए।
एक बेटी अपने पापा से पूछती, पापा व्हाट डू यू सी? डैड यू सी यूएसएसआर. द शॉर्ट फॉर्म इज डैड यू सी यूएसएसआर. हियर फर्स्ट डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, जहाँ पे हमने सीखा था कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया जाए या अलग अलग काम को अलग अलग व्यक्तियों को सौंप दिया जाए तो वो काम ज़्यादा अच्छे से होता है. ए स्टैंड्स फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आप किसी को कोई काम पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उतनी ही अथॉरिटी भी देनी चाहिए. देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. और अगर किसी को काम करने की अथॉरिटी भी, एक्सेस भी नहीं देनी चाहिए जिससे कि उसका मिसयूज़ हो जाए. थर्ड डी स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन. ऑब्वियसली डिसिप्लिन तो हर जगह मेंटेन होना चाहिए. सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन आपको डिफेंस में देखने को मिलता है. तो डिसिप्लिन मस्ट प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, इन एनी मैनेजमेंट. देन यू स्टैंड्स फॉर यूनिटी ऑफ कमांड. ऑर्डर्स जो हैं वो किसी एक बॉस से ही मिलने चाहिए. अगर किसी एक कर्मचारी को एक से ज़्यादा बॉस से ऑर्डर मिलेंगे तो ही में गेट कन्फ्यूज़ और वो किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाएगा और वहाँ ईगो क्लैशेज होने स्टार्ट हो जाएंगे. देन एस स्टैंड्स फॉर सबॉर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट. जहाँ पर कंपैरिजन की बात आ जाए या किसी एक को चूज़ करने की बात आ जाए कि भैया आप अपने इंटरेस्ट की बात करना चाहते हो या जनरल इंटरेस्ट की बात करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको हमेशा जनरल इंटरेस्ट को चूज़ करना है. अपने स्वार्थ का त्याग करना होगा, बलिदान करना होगा, क्योंकि जहाँ सबका भला होगा वहाँ आप अपने आप शामिल हैं. ई स्टैंड्स फॉर इक्विटी. सबको समता, सबको इक्वालिटी से आपको रखना होगा. वहाँ पे किसी भी टाइप का कलर, रिलीजन और नेशनैलिटी के दम पर आपको उनके अंदर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है. देन नेक्स्ट ई स्टैंड्स फॉर एस्पिरिट डी कॉप्स, जो कि अभी अभी हमने देखा, फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन. सबको सहयोग की भावना से मिल के काम करना है तो वो ऑब्जेक्टिव्स जल्दी अचीव होंगे. देन यू स्टैंड्स फॉर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन मीन्स किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए एक डायरेक्टर अलग से होना चाहिए. दो अलग अलग प्रोजेक्ट को अगर सेम डायरेक्टर संभालेगा तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है. वहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो सकते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क्स, कि कोई भी काम दोबारा होने के चांसेस या कोई काम मिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. देन एस स्टैंड्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल. जो हमने आज ही देखा, पर्सोनेल मतलब कर्मचारियों में स्थायित्व की भावना. किसी भी कार्य पे किसी कर्मचारी को कुछ समय के लिए होल्ड रखना चाहिए, उसे समय देना चाहिए अपने आप को प्रूव करने का. देन नेक्स्ट एस स्टैंड्स फॉर स्केलर चेन, जो कि हमने गैंग प्लैंक देखा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी और इन्फॉर्मेशन के बीच में एक सिस्टम फॉलो होना चाहिए कि पहले कोई भी सबऑर्डिनेट पहले अपने सुपीरियर को बताएगा, फिर वो अपने सुपीरियर को, और उसके बाद फिर वो अपने सुपीरियर को. एक चेन मेंटेन करके रखनी होती है. लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में आप डायरेक्ट अपने समकक्ष के अधिकारी को या अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को लूप में रख सकते हैं, डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. देन लास्ट आर स्टैंड्स फॉर रेम्यूनरेशन. ऑब्वियसली जो पर्सन जितना केपेबल है, जितना एफिशिएंट है, उसका रेम्यूनरेशन भी उसी अकॉर्डिंगली होना चाहिए. इससे बाकी लोगों में एक मोटिवेशन की फीलिंग आती है, एक स्पिरिट आती है कि हमको भी ये काम को कितना बढ़ चढ़ के करना है. तो दीज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल. Hope you all understand. If you have any doubts, please ask me. Thank you for all of the day.